नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि पूर्व में हम इस चैनल में यूपी ट्रिपल एससी के प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहे हैं, तो हमने 4 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। यह भाग 5 है। दोस्तों, अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। दोस्तों, हम क्रमबद्ध तरीके से यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टीईटी परीक्षा में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आइए हम आप आके इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जब किसी संख्या में से 3 घटाया जाता है तब वह अपने व्युत क्रम के 108 गुना हो जाती है, वह संख्या क्या है? दोस्तों, ये गणित का सवाल है। देखिए, आप क्या करिए, इस वीडियो के सारे सवालों को देखिए और अपने आंसर्स को नोट कर लीजिए। उसके बाद वीडियो के अंत में हम आपको सॉल्यूशन और सारे आंसर्स खुद प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, अगर आपको वैसा लगता है तो स्पीड स्लो कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद कॉपी में अपने आंसर्स को नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, जिसमें 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, तो छात्रवृत्ति नहीं पाते उनका प्रतिशत क्या है? A 25, B 26, C 15 या D 10? नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने। हाँ, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सॉल्व कर रहे हैं तो आप पॉज करके इस क्वेश्चन पे रहिए और सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी कस्बे की कुल जनसंख्या 18,900 है, जिसमें 4/9 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो विवाहित हैं? 30%, 50%, 40% या 60%? जी दोस्तों, चौथा प्रश्न, यदि A:B 3:4 है, B:C 1:2 है, C:D 2:3 है, तो A:D का मान क्या होगा? 1:4, 1:2, 2:3 या 3:5? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम वन लाइनर क्वेश्चंस पे आ गए हैं। सामान्य ज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के वो साहित्यकार जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क मुंशी प्रेमचंद, ख मजरूह सुल्तानपुरी, ग जयशंकर प्रसाद या घ इनमें से कोई नहीं? अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया? क लाहौर अधिवेशन 1929, ख कलकत्ता अधिवेशन 1917, ग लखनऊ अधिवेशन 1916 या घ कानपुर अधिवेशन 1925? अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क प्रधानमंत्री के प्रति, ख राष्ट्रपति के प्रति, ग लोकसभा के प्रति या घ उपराष्ट्रपति के प्रति? अगला प्रश्न, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? क सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड डलहौजी? दोस्तों, उम्मीद है आप आंसर नोट करते हुए चल रहे होंगे। बस कुछ इंतजार में भी आपको हम सारे आंसर्स बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, अल्मोड़ा, भोपाल या फरीदाबाद? अगला प्रश्न है, खाना बनाने वाली गैस एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन व मीथेन या ब्यूटेन व प्रोपेन? दोस्तों, इस तरह 10 प्रश्न समाप्त हुए। अब सॉल्यूशंस पर आते हैं। जी दोस्तों, अगर आपने सॉल्यूशन कर लिए हो तो हम सॉल्यूशंस पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, पहला सॉल्यूशन यहाँ आपके सामने है कि जब किसी संख्या में से 3 घटाया जाता है तब वह अपने व्युत क्रम के 108 गुना हो जाती है, वह संख्या क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर बी है 12। देखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है कि माना संख्या x, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x - 3 बराबर 108 गुणे 1/x। व्युत क्रम का 108 गुना हो तो व्युत क्रम 1/x होगा और x - 3 3 घटा रहे हैं x - 3, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जब x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 108 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x, देखिए 12 9 108, तो हम इसको 3 को हम 12 प्लस माइनस 12 प्लस 9 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 12x प्लस 9x माइनस, देखिए इतना फैक्टराइज तो आप आराम से कर लेंगे इसे। तो x माइनस 12 प्लस 9x माइनस बराबर 0, तो x बराबर -9 या 12। तो दोस्तों -9 तो नहीं आएगा, तो इसलिए 12 होगा कि पॉजिटिव संख्या है। तो देखिए यहाँ पर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 12 माइनस 3 बराबर 108 गुणे 1/12 कर लेंगे तो 12 108 से कटेगा तो 9 आएगा, और 12 माइनस 3 भी 9 आएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप सिंपली ऑप्शंस को देखिए और उनमें से जैसे ऑप्शंस में से आप 3 घटा लेते और 3 घटाकर फिर आप 108 को उस ऑप्शन के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर लेते, तो अगर दोनों तरफ सेम आता तो आपका उत्तर सेम आता। जैसे हम 12 उठा लेते सीधे, तो ऑप्शन से हम 3 घटा लेते 12 में से तो 9 आता, और 108 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर लेते तब भी 9 आता। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगला सोल्यूशन देखिए, किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है, जिसमें 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं। तो जो छात्रवृत्ति नहीं पाते उनका प्रतिशत क्या है? देखिए दोस्तों, बॉयज़ इज टू गर्ल्स 4:1 है, तो माना कि लड़के 40 और लड़कियां 10, ये हम मान लेते हैं। तो चूंकि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, तो 25% लड़के और 30% लड़के छात्रवृत्ति नहीं पाते। 100 में से हम घटा लेंगे, तो 100% में से घटाएंगे अगर 75 और 70, तो 25 और 30 क्रमशः आएगा। तो जो लड़के छात्रवृत्ति नहीं पाते वो क्या हो जाएगा? देखिए हमने लड़कों को 40 माना है, टोटल माना कि लड़के 40 और लड़कियां 10, तो 40 लड़के गुणे 25/100, 25% नहीं पाते, तो 40 गुणे 25/100 यानी 10 लड़के जो हैं वो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। और लड़कियां जो छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं वो क्या है? लड़कियां 10 थी, ओरिजिनली हमने माना था 10 हैं, तो 30% में 10 गुणे 30/100 तो 3। ठीक, कुल बच्चे कितने हैं? 40 और 10 का जोड़ लेंगे, माना कि लड़के 40 और लड़कियां 10, तो कुल 50 बच्चे। तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले बच्चे देखिए 10 लड़के और 3 लड़कियां, तो टोटल 13, कितने में से? टोटल 50 में से, तो 13/50 गुणे 100 तो 26%। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी कठिनाई हो, सोल्यूशन में कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम सोल्यूशन को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला था कि किसी कस्बे की कुल जनसंख्या 18,900 है, जिसमें से 4/9 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं। 50% पुरुष विवाहित हैं, तो कितनी % महिलाएं हैं जो विवाहित हैं? देखिए दोस्तों 4/9 अगर पुरुष हैं तो हम 1 में से घटा लेंगे तो 5/9 महिलाएं हो जाएंगी। तो कुल जनसंख्या 18,900, तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 4/9 गुणे 18,900, तो कितने पुरुष हो जाएंगे? 8400 पुरुष। ठीक, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप करेंगे 4/9 गुणे 18,900, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आ जाए, 2100 गुणे 4 बराबर 8,400। तो विवाहित कितने पुरुष हैं दोस्तों? 50%, यानी कि 4200। अब देखिए दोस्तों, देखिए पुरुष विवाहित होंगे तो कंडीशन क्या होगी? जाहिर सी बात है पुरुष विवाह जो करेंगे महिला से करेंगे, तो अगर 4200 पुरुष विवाहित हैं तो महिलाएं कितनी विवाहित हो गई? 4200 ही। और कुल महिलाएं कितनी थीं? 5/9 बोला है ना, 4/9 पुरुष और शेष महिलाएं हैं, तो 5/9 महिलाएं थीं। तो महिलाएं कितनी? 5/9 गुणे 18,900 यानी 10,500 महिलाएं। अब 4200 महिलाएं 10,500 में से विवाहित हैं, तो प्रतिशत निकल जाएगा 4200 बटे 10,500 गुणे 100 यानी 40%। दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखिए घबराना नहीं, बहुत आसान सा सोल्यूशन रहता है इनका। हाँ, आप तैयारी करेंगे तो बहुत आराम से इनको लगाते चले जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत। देखिए हमने कुछ नहीं किया, टोटल पुरुष बता दिए, शेष महिलाएं कर ली, हमने दोनों का इंडिविजुअल वो निकाल लिया। यहाँ पे ट्रिक, बस ट्रिक नहीं थी, मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर पुरुष विवाहित हैं तो महिलाओं से विवाह करेंगे, तो जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी महिलाएं विवाहित हो जाएंगी। तो अविवाहित के लिए आप टोटल महिलाओं में से उतनी महिलाओं को घटा लेंगे, तो 40% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सोल्यूशन है कि A/B = 3:4, B/C 1:2, C/3 2:3। तो A/D का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, हम जब भी ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं तो हम बीच का जो भी मान होता है उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। 3:4, 1:2 और 2:3। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे A/B/C/D डायरेक्ट लिखने की। तो हम 3:4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6:8 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 1:2 को हम लोग 8 के बराबर लाना चाहेंगे तो B/C को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:16 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। और C/D को हम फिर 16 पे लाना चाहेंगे तो C/D को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/24 हो जाएगा। तो A/B/C/D कितना हो जाएगा? 6:8:16:24। ठीक दोस्तों। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2:4:8:12, 3:4:8:12। ठीक है दोस्तों। तो A/D क्या हो जाएगा? 3:4, यानी कि 1:4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सिंपल, ये समानुपात का बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, गणित के चारों सवाल लग चुके हैं। अब आगे आते हैं हम सामान्य ज्ञान के सवालों पर। ठीक है दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका नाम असरार उल हसन खान था, उनको 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। और प्रथम, अगर पूछा था प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, परंतु वो भारतीय नहीं थी। ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा तो सरोजिनी नायडू उत्तर हो जाएगा, जो कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता उन्होंने की थी। हम इतना ध्यान रखेंगे, थोड़ा ऑप्शन हम ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों, यहाँ 2 टर्म होते हैं। एक तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसको उत्तरदायी है, और इंडिविजुअली कोई मंत्री जो है वो किसको उत्तरदायी है। देखिए दोस्तों, मंत्री का जो चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री के निर्देश पर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री कहता है कि इनको, तो उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो इंडिविजुअली आप प्रेसिडेंट को है उत्तरदायी, और कलेक्टिवली जो पूरा मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा को, यानी जो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर को उत्तरदायी होगा। ठीक है दोस्तों। आपकी जो कार्यकारिणी है, जो आपकी कैबिनेट होती है, वो पूरे पार्लियामेंट को, यानी पूरे लोकसभा को आपकी उत्तरदायी होगी। ठीक है दोस्तों। अगला, 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत लाया गया, जिसका नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। तो उत्तर पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। और इसके अन्य सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों। 9वां प्रश्न आसान सा प्रश्न था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों भोपाल में स्थित है और इसे 1982 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, एलपीजी गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ये रंगहीन, गंधहीन और अविषाक्त, यानी ये कलरलेस, ओडरलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नॉन टॉक्सिक है, कलरलेस, ओडरलेस है, लेकिन अगर लीक हो जाती है तो आग लगने का खतरा रहता है। अब कोई अगर गंधहीन गैस है और वो लीक होती है तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाई जाती है, ताकि अगर सिलेंडर से इसका रिसाव हो तो पता चल जाए, हम जान जाएं कि गैस लीक हो रही है, क्योंकि तब आग लगने का खतरा होता है। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एलपीजी गैस में क्या मिलाया जाता है, तो इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन और आपका तैयार हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आपको हम UPSSSC और TET इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कराते रहेंगे। ऐसे प्रश्न आपको देते रहेंगे कि आपकी तैयारी होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाकर देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।